टाइम था 26 फरवरी 2026 का और जगह थी यूपी के मेरठ का रामराज बाजार। जब सुनील नाम का एक 28 साल का व्यक्ति बाजार में इस टाइम कुछ एक सामान खरीदने के लिए गया हुआ था कि उसी टाइम उसके पास आकर एक बाइक रुकती है। बाइक वाला जैसे ही अपने बाइक से उतरकर सुनील के पास पहुंचता है तो उसने उस टाइम अपने पास काफी सारे बंदूकें रख रखी थी। उनमें से एक एक बंदूक लगातार वो उठाकर सुनील के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर देता है। वो लगातार 2 गोलियां उसके ऊपर चलाता है और उसके बाद एक और बंदूक निकालकर अपने चेहरे पर लगे हुए उस कपड़े को हटाकर वहां पर आसपास में जितने भी लोग इस टाइम घूम रहे थे एक एक कर उनसे पूछना शुरू करता है कि क्या कोई इसकी आकर मदद करेगा, क्या कोई इसे बचाना चाहता है। ये बात बोलकर दूसरी तरफ जितने भी लोग खड़े हुए थे वो तो इस टाइम काफी ज्यादा गहरे सदमे में जा चुके थे कि आखिरकार यहाँ पर बीच बाजार ये सब चल क्या रहा है। कोई भी किसी भी बात का उसका जवाब नहीं देता है और उसी टाइम उस व्यक्ति ने अपनी वो आखिरी वाली बंदूक निकाली। सुनील के सिर पर वो बंदूक रखकर वो शूट कर देता है और उसके बाद अपनी बाइक उठाकर वापस यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं बन पाई कि वो जाकर एक बार सुनील को संभाल भी पाए, क्योंकि आखिरी टाइम में जैसा कि वो बंदा बोल रहा था कि क्या कोई आकर इसे बचाने की कोशिश करेगा, क्या कोई इसकी मदद कर सकता है। सभी लोग समझ चुके थे कि अगर वो लोग इनकी मदद करने के लिए जाते हैं तो हो सकता है वो बंदा अभी भी यहाँ पर आसपास में ही हो और वो इन्हें भी मार डाले। और आखिरी वाली गोली तो इसने इनके सिर में मारी थी, जिसके चलते इनका काफी ज्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर सिर खुल चुका था और ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि सुनील अपनी जान गंवा चुका है। जल्द से जल्द पुलिस के पास कॉल कर दिया जाता है और पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर आकर इस बॉडी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन इस घटना के कुछ ही देर बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वायरल होने लगती है और ये वीडियो वायरल करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं जबकि वही था जिसने कि आखिरी टाइम में सुनील को यहाँ पर आकर इतना ज्यादा बेरहमी के साथ गोली मारी थी। और ये था 30 साल का प्रदीप। वो उस वीडियो में सारी ही चीजें डिटेल से बताने लगता है कि आखिरी टाइम में उसने सुनील का कत्ल क्यों किया है। वो कत्ल सिर्फ और सिर्फ उसने अकेले नहीं किया है, इसके अंदर उसके परिवार की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। वो एक एक चीजें एक्सप्लेन करता जा रहा था। इसी टाइम उसने ये चीज भी दिखाई कि अभी भी उसके पास वो सारी की सारी रिवॉल्वर मौजूद हैं जिससे कि उसने सुनील का कत्ल किया था। इसके अलावा काफी सारी और भी बातें वो इस टाइम लगातार इस वीडियो में बताता जा रहा था कि इसकी पत्नी का उस लड़के के साथ अफेयर चल रहा था और यही कारण था कि आखिरी टाइम में अब उसने जाकर उसे मार डाला है। और इसके अलावा वो अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शने वाला। मुझे अपने मौत की परवाह नहीं है। बहन लोगों से मारा बहन को जिसके साथ वो गई अभी मार खाया, 3 गोली मार खाया, 12 की मार खाया, 25 की मार खाया, एक 315 की मार खाया, 3 गोली मार खाया। मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे घर परिवार का कोई जिम्मेदार नहीं है, या मेरा यार दोस्त कोई जिम्मेदार नहीं है। और हथियार ये लग रहे हैं, ये हथियार ये लग रहे, इन्हें नहर पे फेंकूंगा, ठीक है। और भाई वायरल कर दो मेरी वीडियो, जो की ऐसा भागेगी घर से उसका ऐसे इंजाम होगा का। और मारूंगा उसे भी, मैं मार पाया उसे बहन। और जो भागेगी ना घर से मुझे फोन करो, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मैंने अपनी जमीन जायदाद सब अपने भाइयों के नाम कर रखी, मैं अपने घर से बेदखल हूँ। मेरे सिर पर मौत मंडरा रखी और 2.5 मीटर का कफन है मेरे हाथ में, योरा 2.5 मीटर का कफन, मुझे तो मौत है। ठीक है, वो आज मिला मुझे 1.5 साल में। और भाई साहब मैं छोटू मने मार दिया और उसे मारूंगा। प्रशासन ने अगर ये भागने वाली औरतें जो अगर कदम नहीं खाया तो ऐसे ही मरेंगी, ऐसे ही मरेंगी। और भाई साहब मुझे हथियार उठाने में मजबूर करा थाना हसनापुर ने। 10 मिनट पहले मैंने मुझे 10-15 मिनट पहले मैंने उसे 3 गोली मारी भाई साहब, एक 25 की मारी, एक 15 की मारी और एक 12 की मारी। भाई साहब मैं झूठ नहीं बोलने में, मेरे तो मौत है। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर आगे से आगे वायरल होता जा रहा था और पुलिस को जब इस केस के बारे में पता चलता है कि एक बंदा इस तरीके से अपनी जान गंवा चुका है, दूसरा बंदा एक वीडियो बनाकर इस तरीके से इस टाइम सोशल मीडिया पर डाल चुका है, तो पुलिस ने इसकी जल्द से जल्द लोकेशन ट्रैक करनी शुरू कर दी और बहुत जल्द पुलिस ऑफिसर्स इसके पास जा भी पहुंचते हैं। लेकिन जब प्रदीप को ये बात पता चलती है कि पुलिस ऑफिसर्स ने तो इसे चारों ही तरफ से घेर लिया है, तो उसका ये कहना था कि उसकी पत्नी ने
उसे धोखा दिया है वो जाकर किसी और व्यक्ति के साथ इस टाइम उसने शादी कर ली थी और यही कारण था कि उसने जाकर उस व्यक्ति को मार डाला। अब वो अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शने वाला, लेकिन इस पूरे ही कांड को वो अंजाम दे पाता उससे पहले ही पुलिस यहाँ पर आ चुकी थी और उसका पुलिस के सामने यही कहना था कि पुलिस उसे अरेस्ट ना करे और अगर पुलिस उसे अरेस्ट करती है तो हो सकता है ये लोग इसका हाफ इनकाउंटर करेंगे। लेकिन अगर पुलिस ने उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की तो वो खुद का हाफ इनकाउंटर नहीं जबकि फुल इनकाउंटर कर लेगा और वो बार बार पुलिस ऑफिसर्स को यही धमकी दे रहा था कि वो अपनी जान दे देगा। तो पुलिस अगली काफी देर तक उसके साथ यूं ही मशक्कत करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि भाई हम लोग यहाँ पर तेरा इनकाउंटर करने के लिए नहीं आए, जो कुछ भी तुझे न्याय नहीं मिला था हम लोग तो वो न्याय तुझे देने के लिए आए हैं। लेकिन इस टाइम परेशानी की हालत में था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रहा है, जिसके चलते वो लगातार पुलिस ऑफिसर्स को भी यूं ही बोलता जा रहा था कि मैंने काफी बार आकर थाने में इस बात की रिपोर्ट की थी लेकिन किसी ने भी इसको सीरियसली नहीं लिया और अब जाकर जब उसने अपना बदला ले लिया है तो यहाँ पर काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स आ चुके हैं। तो पुलिस वालों ने उसे जैसे तैसे कर सबसे पहले तो पानी पिलाया और उसके बाद यही बात कही कि यहाँ पर उनके सीनियर अधिकारी आ रहे हैं, अगर इसे विश्वास ना हो कि अगर ये लोग बाद में इसका इनकाउंटर कर दे तो वो थोड़ी देर तक बस वेट कर ले, यहाँ पर इनके सीनियर अधिकारी आने ही वाले हैं। पर मेरी अरे बुक सुन ले, बुक साहब आगे। मेरी 1.5 साल से किसी पुलिस वाले ने सुनी। पहले मेरी बात सुन ले, 1.5 साल पहले हम नहीं थे। कानून तेरी मदद करेगा। कानून कोई नहीं मदद करता क्योंकि आज तक 1.5 साल से आज तक तो मदद नहीं करी कानून ने। आपका हक है। भैया यार मैं कह रहा हूँ जब ऐसी आ रही है सजा कराने के लिए हम तो नहीं कर रहे। कप्तान साहब तो आ रहे हैं। कप्तान साहब से तो बड़ा कोई नहीं है। कप्तान साहब को बुलाओ। हाँ कप्तान साहब से बड़ा नहीं हुआ ये बात कैसे बड़ा रोज 26 साल भाई सुनो, तेरा ये इसे नीचे रख ले उस्ताद। तुम तो मेरे हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल मर्डर करूंगा अपना। कौन बे किस पर तेरे पास खड़े हम तो है क्या कोई? तुम तो मेरा हाफ मर्डर करोगे, मैं तो फुल करूंगा अपना। मैं यार क्यों साल से बात हो गई इसकी। हाँ तो उन्हीं के साथ जाऊंगा, सरेंडर उनसे ही हूँ मैं। बैठ जा। अगर तू एक काम कर सुन दूसरा बैठ दे भाई। अरे यार बड़ा तो विश्वास करे यार। भैया राइफल की दूर मुझे पता। राइफल वो हम पे भी तो लग सकती है क्यों? आगे लग सकती है। हटा दो राइफल वालों को। जो परेशान है ये मैं यूँ परेशान हूँ, मेरी एक हड्डी तोड़ रखी पुलिस वालों ने। देख उस समय की स्थिति क्या थी, तो भी हमें नहीं पता। कुछ ही देर बाद एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होने लगती है, जहां पर कि आखिरी टाइम में सुनील अपने आप को पुलिस वालों के हवाले कर देता है। लेकिन खुद को पुलिस के हवाले करने से पहले वो यही बात इस टाइम पुलिस ऑफिसर्स को बता रहा था कि वो पिछले काफी देर से यूं ही भागता आ रहा है, उसे काफी ज्यादा प्यास लगी हुई है, इस टाइम भूख भी लगी हुई है। तो ऑफिसर्स का यही कहना था कि भाई तू आराम से, जो तूने ये हथियार ले रखा है इसे आराम से नीचे रख दे, हम लोग तेरे खाने पीने का सारी की सारी चीजों का प्रबंध कर देंगे। इस टाइम काफी ज्यादा घबराया हुआ था, वो लगातार पुलिस ऑफिसर्स को यही बात बोल रहा था कि इन सारी की सारी चीजों में इसके परिवार वालों का कोई भी दोष नहीं है, ये सारा का सारा कांड उसने अकेले ही अंजाम दिया है, तो इसके परिवार वालों को बिल्कुल भी परेशान ना किया जाए। और आखिरी टाइम में उसका यही कहना था कि अब वो बीड़ी पीना चाहता है और बीड़ी पी लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स उसे अपनी हिरासत में ले लेते हैं और उसके बाद उससे पूछताछ करने के लिए उसे लेकर जाने लगते हैं। लेकिन इसी टाइम काफी सारे न्यूज रिपोर्टर प्रदीप की पत्नी पूनम के पास जा पहुंचते हैं और पूछने लगते हैं कि आखिरकार उसके पति ने इतना बड़ा कांड क्यों रच दिया और पूनम इस टाइम अपने पति को छोड़कर आखिरकार सुनील के साथ क्यों रह रही थी। पुलिस ऑफिसर्स एक तरफ तो पूनम से पूछताछ करते हैं, दूसरी तरफ प्रदीप से पूछताछ करते हैं और उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी सामने आती है कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या था। तहकीकात में ये बात पता चलती है कि ये सारा का सारा मामला लगभग 2024 के आसपास का है। प्रदीप की पत्नी पूनम का ये कहना था कि इसके पति तो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और घर पर जब भी आते तो वो इसे पीटा करते थे और यही कारण था कि ये लगातार अपने पति से परेशान होती जा रही थी। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब वो अपनी बुआ के घर पर गई हुई थी और वहीं पर उसकी मुलाकात दोबारा से सुनील के साथ हो जाती है। ये पहले से इसे जानती थी, लेकिन जब उसने अपने पति के बारे में इसे बताया तो धीरे धीरे कर ये दोनों एक दूसरे
के काफी ज्यादा नजदीक आ जाते हैं और उसके बाद इन्होंने ये डिसाइड किया कि पूनम क्यों न प्रदीप को डिवोर्स दे दे और उसके बाद सुनील के साथ आकर रहना शुरू कर दे। पूनम का यही कहना है कि उसने लगभग 1.5 साल पहले प्रदीप को तलाक दे दिया था और उसके बाद वो सुनील के साथ जाकर रहने लगती है। उसने उस टाइम कोर्ट मैरिज कर ली थी और अब इनकी जिंदगी बिल्कुल अच्छे से चल रही थी, लेकिन इन सारी ही चीजों से प्रदीप बिल्कुल भी खुश नहीं था, जिसके चलते वो बीच बीच में आकर काफी बार इसे धमकाया करता था। ये बात कहा करता था कि वो वापस उसके साथ चले, लेकिन अब ये अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी, जिसके चलते उसने प्रदीप को इन सारी ही चीजों के लिए साफ इनकार कर दिया कि वो अब अपनी आगे की जिंदगी सुनील के साथ ही बिताना चाहती है। लेकिन प्रदीप ने इन सारी ही चीजों से साफ इनकार कर दिया और काफी बार वो उसे आकर वहां पर डराया और धमकाया करता था। एक बार तो ऐसा हुआ जब वो पूनम प्रेग्नेंट थी और प्रदीप उसके पास जाकर उसके साथ हाथापाई करने लगता है और उसी टाइम पूनम को थोड़ी चोट लग जाती है। ये चोट सिर्फ और सिर्फ पूनम को नहीं लगी थी, जबकि उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी लग चुकी थी और यही कारण था कि डिलीवरी के कुछ एक दिनों बाद ही उसका बच्चा अपनी जान गंवा देता है। लेकिन प्रदीप यहीं पर शांत रहने वाला नहीं था, जबकि उसके बाद भी वो लगातार इन्हें धमकियां देता जा रहा था और 26 फरवरी 2026 की दोपहर को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तो आप लोग सारी चीजें डिटेल से जानते ही हैं। ये सारी की सारी बातें इस टाइम पूनम मीडिया के सामने बता रही थी और वो लगातार इस चीज की दरख्वास्त कर रही थी कि अब तो उसके सिर पर साया भी नहीं रहा, अब वो करे तो क्या करे। और प्रदीप की 2 जो बेटियां हैं उसे वो ही पालने वाली है। इसके हिस्से जितनी भी जमीन आने वाली है वो सारी की सारी जमीन और घर इसके नाम कर दिया जाए। ये अपने बच्चों को अपने आप पाल लेगी और दूसरी तरफ प्रदीप कभी भी जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। कब से जानते थे आप सुनील को? 7 साल हैं? 7 साल से 7 साल से। मुलाकात कहाँ हुई थी आपकी? रामराज में। रामराज में। क्या करना आए थे आप यहाँ? वो आके रहती थी यहाँ पे बुआ के? शादी से पहले। शादी से पहले जानती थी, फिर शादी आपने वहाँ कर ली? हाँ जी, हम तो जी फ्रेंड तौर पे रहते थे, जैसे खेले आपस में बड़े ऐसे। हाँ हाँ। इस वजह से सुनील के हाँ। तो 2024 से। पति से कोई विवाद था या कैसे मतलब? हाँ जी, वो सट्टा खेलता था, दारू पीता था, मारपीट करता था, जितने कमाता था सारे सट्टे में। तो जब आपकी प्रेम प्रसंग था 7 साल से सुनील के साथ, तो शादी को मना क्यों नहीं किया आपने फिर? तो दोस्त थे, उस टाइम प्यार नहीं था हमारे में। दोस्त थे, खाली प्यार नहीं था? हाँ जी। तो ये प्यार में कब बदला? 2024 में। 2024 में। हाँ जी। 2024 से तुम्हारा प्रेम प्रसंग चला, उससे पहले भी बता रहे आप जब फ्रेंड थे? फ्रेंड थे हाँ खाली? जी, हाँ जी। जब फ्रेंड थे। तो वहाँ कितने बच्चे आपके? 2 लड़कियां हैं। तो वहाँ उसे आपने तलाक दिया था पति को पहले को? तलाक नहीं दिया था उसने, मुझे लिखित रूप में दिया था। हस्तनापुर फैसला हुआ था ना मेरा, हाँ। तो लिखित रूप में दे दिया था। कह दिया था कि तू अपनी मर्जी से जा सकती है, दोबारा मेरी जिंदगी में या हथेली पे चढ़ना मत। अच्छा। मेरे पिताजी ने भी। और यहाँ शादी की थी आपने इनसे, सुनील से? कोर्ट मैरिज करी कौन से? 2024 में। 2024 में करने के बाद जब आप यहाँ आए थे? हाँ जी। तो सुनील द्वारा कोई बच्चा भी हुआ तभी? पहले वाला पति था ना, हाँ। वो गोली वगैरह मार के मैं गिर गई थी तो चोट लग गई थी उसके। अच्छा तो पूरा ही हुआ था, लेकिन उसके अंदर चोट थी। अच्छा अच्छा। पसली में चोट लग गई थी। तो धमकी लगातार मिल रही थी तुम्हें? हाँ जी। जो घटना हुई है? मुझे न्याय चाहिए जी, क्या? या तो सजा की सजा दो या उम्र कैद करो, बाहर नहीं आना चाहिए जी। बस। और मेरे तो पति चला गया, मुझे कौन खोलाएगा, कौन क्या करेगा, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे दी थी पहले तो मेरे जी धमकी दी थी। तो पहले जो फायरिंग करी थी आप पे गोली चलाई थी, तो आप बच गए थे? तो अब क्या सुरक्षा मिली आपको? ना मैं मायका जाऊँ ना मैं कहीं जाऊँ, मुझे तो इंसाफ चाहिए बस। जो उसकी जमीन जायदाद थी सब मेरे नाम करे, मैं अपना करूंगी और खाऊंगी उसमें। भाई मुझे भी तो, मेरा पति सिर पे नहीं रहा तो मैं क्या करूंगी? दो बच्ची जो है 2 बच्ची है मेरी, मैं अपनी को लाके पाल लूंगी अपने आंखों के सामने, ना माँ बाप के ऊपर छोड़ती। मेरी सास है बेचारी विधवा। इसी तरीके की काफी सारी बातें वो लगातार मीडिया के सामने रखती जा रही थी और अभी भी ये केस यूं का यूं चल रहा है। प्रदीप को आखिरी टाइम में पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और अभी भी ऑफिसर्स उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिरी टाइम में प्रदीप के साथ ऐसा क्या हो गया कि वो बंदा एक बंदे की जान लेने के लिए उतारू हो चुका था, अपनी पत्नी को वो मारना चाहता था और इन सारी ही चीजों के बीच वो तो खुद की भी जान देने के लिए तैयार था। तो वो ऐसे हालातों में आखिरकार किस तरीके से पहुंच गया कि उसके लिए किसी की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। प्रदीप ने जो कुछ भी किया वो किसी समस्या का हल नहीं था और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि उसकी पत्नी पिछले काफी दिनों से बोलती आ रही है कि इसे तो शराब की लत है, शराब पीने के बाद ये इसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से पीटा करता था, जाकर ये जुआ खेला करता था, इसे घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं देता था। तो प्रदीप को खुद में सुधार करने की जरूरत थी और
और दूसरी तरफ उसकी पत्नी को भी उसे सुधरने में मदद करवानी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि अगर लाइफ पार्टनर गलत राह पर चल पड़े तो वो लोग उसे वहीं पर छोड़ दें, जबकि उन्हें सुधरने में उसकी मदद करनी चाहिए। और फिर भी अगर वो नहीं सुधरता है तो वो दोनों के दोनों आराम से अलग भी तो हो सकते थे। और दोस्तों, इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें। और दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। स्टोरी सुनाने का अगर तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सदगुरु सिंह खट्टर को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू ऐड अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।